Hello, once again, good morning, all of you. In the pediatric session, we starting with the nursing management, the disorders related to the gastrointestinal disorders in the children. In this, we continue with the congenital alteration related to the gastrointestinal system. In the previous classes, we completed with the some of the congenital gastrointestinal disorders present in the children. Today, next one we continue with the same congenital alterations related to the GI systems in the children. The heading is lactose intolerance. Okay, the lactose intolerance we discussing today. It is also in the congenital alteration related to the gastrointestinal disorders. The heading, its introduction phase, the heading lactose intolerance is composed of the two words, okay, means lactose and the intolerance. Okay. The word lactose, it means the lactose का means it is a disaccharide type, ठीक है, means ये disaccharide मतलब दो सुगर मॉलिक्यूल यूनिट का बना हुआ ये सुगर का टाइप है, मतलब ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड के अंदर उसका पॉलीसैकेराइड जो डिवीजन होता है कार्बोहाइड्रेट का, so same is it is जो लैक्टोज जो है वो डाइसैकेराइड ग्रुप का जो एक कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल है, ठीक है, दैट प्रेजेंट इन द मिल्क, ठीक है, और ये जो लैक्टोज नाम का जो कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली जो ह्यूमन मिल्क या जो अदर जो एनिमल्स का जो मिल्क होता है उनके अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो और इंटॉलरेंस, ठीक, इंटॉलरेंस का मीन्स होता है कि बीइंग अनएक्सेप्टेबल, मीन्स उसको एक्सेप्टेबल मतलब किसी को एक्सेप्टेबल नहीं करना, ठीक है, और जैसा नॉर्मली जो प्रोसेस होता है उससे अब नॉर्मल थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस, ठीक है, उसको इंटॉलरेंस को बोलते हैं, मतलब अनएक्सेप्टेबल, उसको सहन नहीं कर पाना, ठीक है, या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाना या फिर किसी और से थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, तो दैट्स मीन ना इंटॉलरेंस, ठीक है। तो हेडिंग से पता लगता है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर डाइसैकेराइड नाम का जो सुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर, तो उसको अनएक्सेप्टेबल या फिर उसका जो प्रोसेस, उसका जो मैकेनिज्म रहता है वो दूसरों से डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, तो वो कंडीशन लैक्टोज इंटॉलरेंस कहलाती है, ठीक है। As so, it is the congenital physiological alteration of the GI tract, ठीक है, मतलब GI tract के अंदर ये किसी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, मतलब इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है वो तो नॉर्मल होता है, ठीक है, बट GI ट्रैक्ट के अंदर कहीं ना कहीं उसका जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो फंक्शन होता है उसके अंदर जो डिफॉर्मिटी उसके अंदर आ जाती है, ठीक है, मतलब जो अल्टरेशन आता है वो उसकी GI ट्रैक्ट के अंदर उसका फंक्शनल उसके अंदर चेंजेस आ जाता है, ठीक है, फंक्शनल अल्टरेशन ऑफ द GI ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब जो बेबी का जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन आने की वजह से एज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब इसके अंदर कौन कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक जो लक्षण होते हैं उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, एज a deficiency of the lactase enzyme, ठीक है, मींस इस कंडीशन के अंदर जो फिजियोलॉजिकल जो अल्टरेशन के अराइज होंगे कि जीआई ट्रैक्ट का एरिया के अंदर एक एंजाइम अवेलेबल रहता है, दैट्स नेम इज द लैक्टेज एंजाइम, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर जो डेफिशिएंसी ऑफ द लैक्टेज एंजाइम मींस लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली कंडीशन के अंदर फिजियोलॉजिकली अल्टरेशन आता है, किसकी वजह से, क्योंकि जीआई ट्रैक्ट के अंदर एक एंजाइम अवेलेबल रहता है लैक्टेज एंजाइम, ठीक है, तो उस लैक्टेज एंजाइम की कमी हो जाती है, वो एब्सेंट हो जाता है, ठीक है, उस बेबी के अंदर लैक्टेज नाम का जो एंजाइम होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, which present at the intestinal area, मतलब जो इंटेस्टाइन के जो वॉल होती है उसके द्वारा सीक्रेट किए जाना, मतलब जो लाया जाने वाला जो एक एंजाइम होता है लैक्टेज एंजाइम, जो इंटेस्टाइन वाला जो एरिया है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन के ऊपर डाइजेशन जो मेटाबॉलिज्म और
एब्जॉर्प्शन का जो जो फंक्शन वहां पे होता है, तो इस फंक्शन के अंदर अल्ट्रेशन आएगा एट द साइट ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टेज नाम का जो एंजाइम है वो डेफिशिएंट है, मतलब एब्सेंट है, ठीक है, which may responsible for the metabolism and the absorption of the lactose sugar, ठीक है, मीन्स जो इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर लैक्टेज नाम का एंजाइम, ठीक है, वो एब्सेंट रहेगा, ठीक है, तो लैक्टेज एंजाइम का एब्सेंट रहने की वजह से क्या होगा कि जो लैक्टेज नाम का एंजाइम नॉर्मली क्या करता था कि जैसे जो दूध के जो प्रोडक्ट खाते हैं या तो डायरेक्टली मिल्क या फिर जो मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्ट के अंदर लैक्टोज नाम का शुगर होता है, ठीक है, जैसे पहले हमने पढ़ा कि लैक्टोज जो डाइसैकेराइड टाइप का शुगर है दैट प्रेजेंट इन द मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, दूध या फिर दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट, ठीक है, पनीर, ठीक है, चीज वगैरह, बटर वगैरह, ठीक है, तो उनके अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है, तो इस बेबी के अंदर, ठीक है, जो कंजेनाइटली जो एक फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन होता है जिसके अंदर लैक्टोज नाम का जो लैक्टेज नाम का एंजाइम होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, एब्सेंट होने की वजह से जब भी वो मिल्क या फिर जो मिल्क के बने जो प्रोडक्ट उनको कंज्यूम करता है, ठीक है, तो इनको कंज्यूम करेगा तो उनका मेटाबॉलिज्म या फिर उसका एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन के द्वारा नहीं हो पाएगा, ठीक है, मीन्स बेबी जब भी मिल्क प्रोडक्ट लेता है, अभी बेसिकली बेबी को तो बर्थ के टाइम से ही मिल्क के ऊपर उसको डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ठीक है, अब उसको यदि छोटे बेबी को दूध पीना ही बंद करवा देंगे तो उसका तो न्यूट्रिशन कैसे हो पाएगा, ठीक है, एज बर्थ के टाइम से बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है, ठीक है, बट इस कंडीशन का ऐसी सीरियस कंडीशन यदि अराइज हो जाए कि उसको मिल्क पिलाना है उसको बंद कर दिया जाए, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो बर्थ के टाइम से उस बेबी का तो उसका डेवलपमेंट भी होना मुश्किल हो सकता है, ठीक है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली कंडीशन इसके अंदर जो लैक्टेज नाम का एंजाइम एब्सेंट होने की वजह से जो लैक्टोज शुगर है उसका मेटाबॉलिज्म या फिर उसका एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता है, ठीक है, एंड मेटाबॉलिज्म एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द लैक्टोज शुगर इन दिस एज अर्ली स्टेज, मतलब स्टार्टिंग के अंदर जब बेबी को मिल्क दिया जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो चाइल्ड कंज्यूम द मिल्क दैट कांट यूटिलाइज, ठीक है, और वो अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाता तो इनडायरेक्टली उसका जो नरिशमेंट होता है, मतलब उसका जो न्यूट्रिशन लेवल होता है वो इम्प्रूव्ड नहीं हो पाता है, उसका ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है और बहुत सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो इसके अंदर अराइज होते हैं, ठीक है, तो दिस अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिलेटेड टू द लैक्टोज इंटॉलरेंस. Okay, the next one, after the introduction phase related to the lactose intolerance, the next one, the etiological factors which may leads to the lactose intolerance condition, ठीक है, बेसिकली हमको कॉज तो पता है कि लैक्टेज एंजाइम की इसके अंदर एब्सेंस होने की वजह से ये कंडीशन इसके अंदर अराइज होती है, ठीक है, बट द लैक्टेज एंजाइम का एब्सेंट कैसे हो सके, ठीक है, मीन्स एक्चुअल में जो लैक्टेज एंजाइम है वो उसका रीजन क्यों, मतलब ये डेफिशिएंसी होने का रीजन क्या है, ठीक है, इस प्रॉब्लम के अंदर तो ये हो रहा है कि लैक्टेज नाम का एंजाइम है वो एब्सेंट हो रहा है, ठीक है, हमारे पास में ये कॉज है, ठीक है, बट एक्चुअल में जो डेफिशिएंसी है, जो लैक्टेज एंजाइम का डेफिशिएंसी है वो किस लिए हुआ, ठीक है, तो वह इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, तो इसी का भी जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम होने की वजह से इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन, हाउ इट्स डेवलप, ठीक है, मींस एग्जैक्ट कॉज अभी तक अनआइडेंटिफाई है कि इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर किस वजह से लैक्टेज नाम का एंजाइम है वो एब्सेंट रहता है, ठीक है, बट दूसरी प्रॉब्लम के जैसे इसके अंदर भी हम प्री एस्टिमेट है वो कर सकते हैं, ठीक है, एज लाइक द प्री मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, मीन्स ऐसा जो बेबी है वो बर्थ लिया है जो प्री टर्म है, ठीक है, मतलब तो उसका मैच्योरेशन है वो अच्छे से हुआ नहीं है या फिर वो प्री मैच्योर बेबी है, ठीक है, मतलब उसका जो कंप्लीटली प्रेगनेंसी का टाइम है वो कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, वो उस
चिल्ड्रंस के अंदर जैसे जैसे जो जीआई ट्रैक्ट होता है वो फॉर्म हो जाता है, तो फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन में भी आने का चांस उसके अंदर होता है, ठीक है। Then next maternal stress at the organogenesis means प्रेगनेंसी के टाइम पे जब उस बेबी का ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसी टाइम में ऐसे एग्जांपल मानिए कि जीआई ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था और मैटरनल जो खुद है वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, वो स्ट्रेसफुल जो डिप्रेसिव लाइफ जी रहे, ठीक है, तो इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट पड़ेगा कि उसके अंदर या तो फिर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम या फिर फिजियोलॉजिकल कुछ ना कुछ अल्टरेशन हो जाती है, ठीक है, तो ये मे भी रीजन हो सकता है, ठीक है। The genes alteration which may responsible for the physiology of the intestine means ऐसे जो जीन्स या फिर जो क्रोमोसोम्स का डिफॉर्मिटी मतलब उसके जो पेरेंट्स से उसको ट्रांसफर होने वाले जो जीन्स होते हैं तो उनके अंदर कुछ अल्टरेशन आने की वजह से जो इंटेस्टाइन का जो नॉर्मल मैकेनिज्म होना चाहिए कि उसके अंदर लैक्टेज नाम का एंजाइम है वो सीक्रेट होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मली, बट ऐसे जीन्स का डिफॉर्मिटी आने की वजह से उसका इंटेस्टाइन का जो मैकेनिज्म है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है वो अराइज हो सकती है, ठीक है। Then next, the adverse effect at time of the pregnancy regarding the mother, ठीक है, और मदर से बिलोंगिंग करने वाले जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, मीन्स जैसे कि रेडिएशन के एक्सपोजर के अंदर उसको बार बार लाया जाता है, ठीक है, या फिर जो मदर ऐसे जो हाईली एफिकेसी जो प्रोडक्ट वगैरह ले रही है तो उस प्लेसेंटा से वो बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है तो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो अराइज कर सकते हैं, ठीक है। मैटरनल है वो बच्चों प्रेगनेंसी के टाइम पे यदि ऐसी हार्मफुल लाइफस्टाइल है वो उसको फॉलो अप कर रही है, ठीक है, तो मे बी ये कंडीशन अराइज जो मदर से बिलोंगिंग करती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो लैक्टेज एंजाइम का एब्सेंस होने का रीजन ये पॉजिटिव फॉलोइंग जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, ठीक है, these about the etiological factors related to the lactose intolerance condition. Okay, then next after the etiological factors which may regarding the lactose intolerance, the next heading the pathophysiology mechanism with the child which had the लैक्टोज इंटॉलरेंस कंडीशन मीन्स जो ऐसा बेबी जिसके अंदर जो लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली कंडीशन उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, तो उस चिल्ड्रंस के अंदर जो डाइजेशन ट्रैक्ट के अंदर क्या मैकेनिज्म उसके अंदर रहता है, ठीक है, यदि वो ऐसे जो लैक्टोज के सब्सटेंस है मिल्क प्रोडक्ट है या फिर अदर जो मिल्क जो सब्सटेंस वो इंटेक यदि करता है, ठीक है, the child with the absence of the lactase enzyme, ठीक है, मींस इस कंडीशन के अंदर जो होता है जैसे कि लैक्टेज एंजाइम का कमी होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर बेबी के अंदर क्या होता है इफ कंज्यूम द मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट, यदि वो मिल्क या फिर मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट होता है उनको यदि कंज्यूम करता है, ठीक है, तो उनको कंज्यूम करेगा तो वो कंज्यूम करने के माउथ के द्वारा कंज्यूम करने के बाद में जो वो फ्लो करेंगे स्टमक तक पहुंचेंगे, ठीक है, स्टमक के अंदर जो उसका जो मेटाबॉलिज्म मतलब जो थोड़ा बहुत जो उसका डाइजेशन होता है वो होता है, ठीक है, फिर उसके आगे वो और उसका डाइजेशन होने के लिए वो आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो फ्लो करेगा इन द फॉर्म ऑफ द लैक्टोज मतलब वो लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वो आगे बढ़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है, तो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द लैक्टेज एंजाइम, ठीक है, मींस इसके अंदर जो मिल्क प्रोडक्ट उसने ये दिखाया है तो स्टमक से आगे की तरफ जो जीआई ट्रैक्ट का जो एरिया है आगे का पोर्शन है वो इंटेस्टाइन होता है जहां पे एक्चुअल में जो खाना होता है न्यूट्रिएंट्स होता है उनका मेटाबॉलिज्म और उनका जो डाइजेशन या फिर उनका एब्जॉर्प्शन उस जगह पे होता है, ठीक है, बट जब वो मिल्क प्रोडक्ट ये दिखाता है तो इंटेस्टाइन के अंदर एब्सेंस ऑफ द लैक्टेज एंजाइम की वजह से अनेबल टू यूटिलाइज मतलब उसके अंदर जो वो एंजाइम आए, ठीक है, मतलब जो लैक्टोज का जो प्रोडक्ट आया है मिल्क प्रोडक्ट आया है तो उनको लैक्टेज एंजाइम की
कमी एब्सेंट होने की वजह से वो यूटिलाइज मतलब उनका मेटाबॉलिज्म और उनका एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाता, ठीक है। देन वो जो यूटिलाइज नहीं होने की वजह से जो लैक्टोज है, ठीक है, वो नॉर्मल लैक्टोज की कंडीशन के अंदर ही आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। बेसिकली ऐसा होता है कि लैक्टोज होता है तो डायरेक्टली मिल्क हमने पिया, ठीक है, मिल्क से वो जो स्टमक के अंदर आएगा तो स्टमक से वो मिल्क से वो उसका अलग हो जाएगा लैक्टोज के अंदर, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा होता रहेगा कि लैक्टोज है वो 2 शुगर से बना हुआ है, तो उसको सिंपल किया जाता है कि वो एक तो उसको ग्लूकोज के अंदर और दूसरा है जो वो गैलेक्टोज के अंदर, ठीक है। तो उसको जब से पहले जो माउस से हमने मिल्क पिया, ठीक है, मिल्क से वो आगे हमने स्टमक के अंदर गया तो वो मिल्क से उसको मतलब अलग किया गया। मिल्क के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे होते हैं तो लैक्टोज को अलग किया जाता है डाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा स्टमक के अंदर। वो लैक्टोज फॉर्म के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया, बट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसको और भी आगे मोनोसैकेराइड के अंदर तोड़ने के लिए जो एक एंजाइम होता है लैक्टेज एंजाइम, वो उसके अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। तो लैक्टोज है जो वो यूटिलाइज फॉर्म इसकी कौन सी होती है, ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज। इस फॉर्म में नहीं जाके आगे जो इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी लैक्टोज के फॉर्म के अंदर ही जाता है, ठीक है। और ये लैक्टोज के फॉर्म के अंदर ही जाएगा तो उसका यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका यूटिलाइजेशन नहीं होने की वजह से आगे जो लार्ज इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म अवेलेबल रहता है, ठीक है, जो नॉर्मल फ्लोरा मतलब नॉर्मल जो बैक्टीरियल जो वॉल होती है वो उस इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। बेसिकली हमारे बॉडी का जो नॉर्मल फ्लोरा मेंटेन करने के लिए जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो एरिया होता है, ठीक है, जो एंड पोर्शन होता है इंटेस्टाइन का, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे ई कोलाई। तो ई कोलाई नाम का जो नॉर्मल फ्लोरा जो एक बैक्टीरिया उसके अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो उसके कंटेंट में यदि लैक्टोज आएगा, ठीक है, तो एक फर्मेंटेशन होगा, मतलब इसके कोई इंफ्लेमेटरी रिएक्शन उसके अंदर होती है इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर, और फर्मेंटेशन के बाद में तो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आएगा और लैक्टोज इन द एक्टिव फॉर्म मतलब जो लैक्टोज जो एक्टिव फॉर्म के अंदर है वो उस बैक्टीरिया के साथ में रिएक्शन करेगा और उसके अंदर फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस होता है, मतलब वो दूध जो उसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन होने लगा मतलब अब्नॉर्मलिटी जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस है वो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन उसके अंदर होती है जिसको हम फर्मेंटेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फर्मेंटेशन वाले जो प्रोसेस होने के बाद जब उस इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर डिस्टर्बेंस होता है वो अराइज होता है, ठीक है। उसकी वजह से जो सिम्टम्स होता है वो अराइजेस होते हैं, ठीक है। उस जगह पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है, वॉल के अंदर जो अल्ट्रेशन वगैरह आने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म रहता है बेबी विद द लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है। Okay, then next in the lactose intolerance condition after the pathophysiology mechanism, the next heading that is the clinical manifestation that notice in the baby with the lactose intolerance condition. In this, the clinical manifestation as symptoms seen if the intake of the milk and the milk product only, ठीक है, means baby जिसके अंदर लैक्टेज एंजाइम यदि एब्सेंट है, ठीक है, तो नॉर्मली यदि मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट है वो यदि नहीं खाएगा तो उसका जो जीआई ट्रैक्ट का जो मैकेनिज्म है वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि बिना कुछ खाए उसके अंदर सिम्टम्स है वो आते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। यदि वो जब मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट यदि खाता है, ठीक है, तो सिम्टम्स है वो उसी टाइम के अंदर ही आएंगे, ठीक है। ऐसा नॉर्मली बिना यदि मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट खाए हुए उसको जो लैक्टेज एंजाइम के ऊपर कोई इफेक्ट होगा वो नहीं पड़ेगा नॉर्मली, ठीक है। तो उससे जब मिल्क के प्रोडक्ट यदि खाता है, ठीक है, तो उसके अंदर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है, मींस एब्डोमिनल होगा वो एक से अंदर भारी हो जाएगा और वो लटकने लग जाएगा, लटका हुआ रहेगा और बहुत ही उसको भारीपन उसके अंदर रहता है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन एंड द डिस्कम्फर्टनेस, मतलब एब्डोमिनल वो पेन वगैरह हो सकता है और
जो डिस्कम्फर्टनेस उसको लगेगी, ठीक है। ब्लोटिंग एंड द एक्सेसिव फ्लैटस, ठीक है, मतलब एक्सेसिव जो ब्लोटिंग मतलब उसके अंदर जो गुड़ बजेगा, और फ्लैटस मतलब गैस होती है वो निकलने लग जाती है, ठीक है, गैस का फॉर्मेशन होता है वो ज्यादा लगता है, इसकी वजह से पेट है वो फूलने लग जाता है, ठीक है। और ब्लोटिंग का मतलब बहुत भरा भरा उसके अंदर गुड़ की आवाज आने वो लगती है, ठीक है। द बैल्चिंग, ठीक है, मतलब जो खट्टी डकार वगैरह उसकी वो आने लग जाती है, ठीक है, खट्टी डकार है उसके अंदर आती है, और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग मतलब एब्डोमिनल के अंदर मरोड़े आने लग जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वाटरी डायरिया, ठीक है, मतलब वाटरी डायरिया मतलब डायरियल कंडीशन उसके अंदर इन्फ्लामेशन होने की वजह से उसके अंदर हो सकती है, ठीक है। एंड द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, इसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन होगी, क्योंकि कल जो मैंने बताया था कि जिसके अंदर यदि एसिडिटी लेवल होता है वो स्टमक से ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, मींस स्टमक से ऊपर की तरफ एसिड वाले कंडीशन होता है, और इंटेस्टाइन से नीचे वाला कंडीशन है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर कल वाली कंडीशन के अंदर हमने देखा था कि वो हाइपोट्रोपिक वो पाइलोस्टोनिसिस वाली कंडीशन थी, उसके अंदर नोजिया वॉमिटिंग ज्यादा हो रही थी, ठीक है। तो नोजिया वॉमिटिंग के द्वारा जो एसिड है वो बाहर निकल रहा था, ठीक है। बट इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि डायरिया वाली कंडीशन है, ठीक है, और डायरिया वाली कंडीशन के अंदर एल्कलाइन होता है वो डायरिया के द्वारा बाहर निकलता रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर एल्कलाइन वाला लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो डायरियल वाली कंडीशन के अंदर डायरिया यदि होगा तो एल्कलाइन का जो मीडियम है वो मतलब वैनिश आउट मतलब बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो बॉडी के अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर कौन सा लेवल रहेगा, एसिडिक लेवल, क्योंकि इसके अंदर नोजिया वॉमिटिंग की वजह से एसिड बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से एसिडोसिस कंडीशन है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन होती है, ठीक है। और डायरिया होने की वजह से डिहाइड्रेशन मतलब फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। Okay, so these symptoms we can notify in the baby with the lactose intolerance condition. Okay, then next after the lactose intolerance, its clinical manifestation regarding the lactose intolerance. Then next one the laboratory investigation and the accurately the confirmation of the lactose intolerance condition, ठीक है। Here are the diagnostic evaluation regarding the lactose intolerance. First one, the history collection as a past health antenatal records, ठीक है, मीन्स इससे पहले यदि प्रेगनेंसी से पहले कोई ऐसा इवेंट यदि हुआ है, ठीक है, या फिर एंटीनेटल विजिट के टाइम में कुछ प्रॉब्लम अराइजेस हुई है तो उसका हेल्थ रिकॉर्ड को चेकआउट करना, ठीक है, या फिर जो फैमिली मेंबर्स है उनके साथ में हमको डिस्कशन करना है, वो यदि हमको बताते हैं कि हमने बेबी को बर्थ होने के बाद में ही हमने उसको मिल्क का यदि हमने जो प्रोडक्ट हमने उसको खिलाए, फिर होने के बाद में इसके अंदर ये कंडीशन अराइज हो गई है, ठीक है, और पेट के अंदर ये सिम्टम्स हो गए, वो हमको डिस्कस करवाता है, ठीक है। या फिर ऐसा बताता है कि बेबी है तो वो तो 42 वीक्स है वो पूरा करने से पहले ही उसका बर्थ हो गया है, ठीक है, उसका कंडीशन है वो अभी ठीक नहीं लग रहा है। या फिर हमको ऐसा बताता है कि लेडी है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सब लेती थी, बहुत ही स्ट्रेस वाली कंडीशन के अंदर थी, उसको बहुत ही डर वगैरह लगता था, तो ये सब जो इंफॉर्मेशन वो हमसे शेयर करता है, ठीक है। तो ये सब जो इस कहीं ना कहीं इस कंडीशन को लीड्स कर सकती है, ठीक है। तो ये सब हमको उनके साथ में डिस्कशन करना होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो लैक्टोज इंटॉलरेंस रिलेटेड जो सिम्टम्स अराइजेस होते हैं, ठीक है, एज अ सिम्टम्स ऑब्जर्विंग, मतलब इसके अंदर सिम्टम्स आते हैं वो उसको बॉडी का हेड टू टो उसका पूरा ऑब्जर्वेशन उसका असेसमेंट है जो वो हम करते हैं, ठीक है।
देन नेक्स्ट वन द एब्डोमिनल एक्सरे, जो इंटेस्टाइन वाला एरिया के अंदर क्या उसका मैकेनिज्म हो रहा है, तो उसकी इमेजेस हम एक्सरे के द्वारा या फिर उसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा उसका इमेजेस है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली कंडीशन जो कंफर्म हो जाती है, ठीक है। अदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन के लिए एसिड बेस बैलेंस का जो एबीजी गैस एनालिसिस हम करते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रिगार्डिंग द लैक्टोज इंटॉलरेंस कंडीशन। The next, in the diagnostic evaluation, there is a specific type of test regarding the lactose intolerance. That is the lactose tolerance test. ठीक है, तो ये जो टेस्ट बायोकेम के अंदर ऑलरेडी यू स्टडी इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक जो चिल्ड्रंस जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली कंडीशन है, तो लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट है वो उसके अंदर अप्लाइड किया जाता है। इट इज अ कंफर्मिंग टेस्ट ऑफ द लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसके अंदर चिल्ड्रंस को कीप द चाइल्ड ऑन द एनपीओ, चिल्ड्रंस होता है उसको नथिंग पर ओरल, ठीक है, मींस उसको माउथ के द्वारा कुछ भी नहीं देना है। पहले उसको स्टार्विंग मतलब फास्टिंग कंडीशन के अंदर रखना है, उसको एक दिन जो नाइट से पहले उसको कुछ भी नहीं देना है। जैसे कि मॉर्निंग के अंदर यदि टेस्ट करना है तो उसको नाइट से ही उसको कुछ भी देना नहीं है, ठीक है। ना भी कोई भी फूड प्रोडक्ट उसको नहीं देना है, नथिंग पर ओरल, उसको ओरली उसको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट असेस द शुगर लेवल, और टेस्ट स्टार्ट करने से पहले जो फास्टिंग कंडीशन के अंदर उसका शुगर लेवल कितना होता है उसको हमको उसका रिपोर्ट हमको ले लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से, मतलब जो बॉडी वेट के हिसाब से उसको 2 ग्राम होता है वो ओरली जो लैक्टोज शुगर होता है वो उसको हम देते हैं, ठीक है। फिर वापस 1 आवर के बाद में उसका शुगर लेवल होता है वो हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो 2 ग्राम यदि हमने उसको पर केजी के हिसाब से दिया है, ठीक है, तो उसका शुगर लेवल है वो उस ब्लड के अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है, और उसका यूटिलाइजेशन भी हो जाता है, ठीक है। बट देन अगेन गिव द शुगर लेवल ओरली, ठीक है, और अगेन हम शुगर लेवल यदि उसको हम देते हैं, ठीक है, वापस हम यदि शुगर लेवल उसको हम दे दें तो शुगर का लेवल है वो उस बॉडी के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि लैक्टोज का जो इंटॉलरेंस वाली कंडीशन उसके अंदर है, क्योंकि हम पर आवर्स के हिसाब से हमने उसको दिया पर उसका यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जितना अमाउंट के अंदर हम जैसे जैसे देते जा रहे हैं तो उसी के हिसाब से उसका बॉडी के अंदर लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो दिस अबाउट द लैक्टोज इंटॉलरेंस कंडीशन टेस्ट के द्वारा हम इसका लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली कंडीशन को कंफर्म कर सकते हैं। Okay, then next one, after the diagnostic evaluation, the confirmation of the lactose intolerance condition, then next one, the management planning for the treat the lactose intolerance condition. There is no any surgical and the medical management available specifically, ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक कोई मेडिकल मैनेजमेंट या फिर सर्जिकल मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट इसके अंदर जो सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होता है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स ऐसी कोई दवाई या फिर वो अदर सर्जरी वगैरह अवेलेबल नहीं है जिसके अंदर लैक्टेज एंजाइम का सीक्रेशन है वो इस इंटेस्टाइन के अंदर वो इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। तो वो ऐसी दवाई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होता है वो उसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। एज लाइक और फैमिली मेंबर्स को हम एडवाइस करवाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्ट है वो नहीं कंज्यूम कर सके तो उसको हमको अवॉइड करवाना है, ठीक है। तो वो सब उसको एडवाइस करवाते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा, ठीक है, जैसे डायरिया वाली कंडीशन है तो एंटी डायरियल जो मेडिसिन होते हैं जिसके द्वारा डायरिया वाली कंडीशन है वो कम हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट
यदि मिल्क प्रोडक्ट यदि हम दे रहे हैं, ठीक है, बाई चांस मिल्क प्रोडक्ट यदि उसको लेना जरूरी है तो लैक्टेज एंजाइम की जो टैबलेट होती है जिसके साथ में जो लैक्टेज एंजाइम उसके अंदर होगा तो वो उस मिल्क का एब्जॉर्प्शन करवा सकता है, ठीक है। तो लैक्टेज एंजाइम की जो टैबलेट होती है वो उसको दूध या फिर दूध के जो प्रोडक्ट होता है उनके साथ में उसको लेनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट एसिडिटी वाले जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले कंडीशन होने की वजह से उसको एंटी एसिड जो मेडिसिन होती है जिसका एसिडिटी का लेवल और फ्लेटस मतलब जो गैस बनी है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, मीन्स जो इंटेस्टाइन वाले एरिया के अंदर बैक्टीरियल और लैक्टोज के कांटेक्ट में आने की वजह से जो फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है, मीन्स फर्मेंटेशन का मतलब जो इंफ्लेमेटरी कंडीशन अराइज हो रही है तो उसको कम करने के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है वो हम उसको प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं, ठीक है। और विटामिन डी एंड द कैल्शियम सप्लीमेंट्स, ठीक है, मीन्स जो मिल्क के द्वारा विटामिन डी और जो कैल्शियम जो मिनरल्स होता है वो हमको दूध के द्वारा मिलता है, ठीक है। तो वो इसके बेबी के अंदर वो अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है क्योंकि मिल्क का कंज्यूम होता है उसको थोड़ा बहुत में भी रोक दिया जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियली जो बने बनाए जो इंजेक्शंस होते हैं जो प्रिपरेशंस होते हैं जिसके अंदर विटामिन डी और कैल्शियम कार्बोनेट का जो इंजेक्शंस होता है वो उसको दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से विटामिन डी और कैल्शियम की कमी उसके बॉडी के अंदर नहीं होती है, ठीक है। Okay, so this is about the management of the lactose intolerance condition. In this we discuss about the introduction, its etiological factor and the pathophysiology mechanism, its clinical manifestation and the management and the diagnostic plan related to the lactose intolerance. In the next class we discuss about the another congenital disorders related to the gastrointestinal system in the children. Thank you so much.